नमस्कार। इस चैनल के द्वारा भारतीय भूगोल की पूर्वावलोकन सीरीज को कंप्लीट कराया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इस सीरीज के माध्यम से हम मानचित्र के सहारे उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आज इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ पर कुछ प्रमुख पर्वत चोटियाँ, पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, कौन सी पर्वत चोटी किस राज्य में है, मिलान करने के लिए अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप क्रम से इन वीडियोस को जरूर देखें। आइए हम शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत को। ये आप जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है। इसके उत्तर में गंगा का मैदान है और उसके उत्तर में हिमालय है। आज यह जिस स्थिति में है ऐसा पहले नहीं था। पहले यह अफ्रीका का भाग हुआ करता था। आप जानते हैं, जब अफ्रीका से भारतीय प्रायद्वीप टूटकर अलग हुआ और कुछ इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट किया, और मूवमेंट करते करते यहाँ पर जब यूरेशियन प्लेट आई और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर आया, तो इसके बाद ये भारत का हिस्सा कुछ आगे निकला हुआ था और इधर भी आगे निकला हुआ था। तो पहले ये वाला हिस्सा टकराया और इस हिस्से के टकराने के क्रम में अरावली जो आपको दिखाई दे रही है, यही अरावली है। यानी कि भारत का ये हिस्सा आज अरावली के रूप में आपको दिखाई देता है, जो कि आगे अंदर यहाँ पे दिल्ली रिज से शुरू होती है। और ये जब टकराई तो पहले यहाँ पर टकराई, यहाँ पर दबाव हुआ और यहाँ से दबाव क्रम में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। यानी कि यहाँ पर आपने अगर देखा होगा, गंगा के मैदान के उत्तर में हिमालय और हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय, यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, उज्जैनस्कर 3 श्रेणियाँ हैं। तो वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये हिस्सा भारत का पहले टकराया है। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा, अरावली वाला। इसके बाद जब यहाँ पर टकराहट हुई, तो जब टकराहट होगी तब ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यहाँ पर हिमालय उठ रहा है। अब ये वाला हिस्सा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो अब ये इस प्रकार से मूवमेंट हो रही है। देखिए यहाँ पर मूवमेंट इस तरह से हुई और फिर ये वाला हिस्सा जाकर टकराएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ, टूटकर अलग हुआ और यहाँ पर गारो खासी जयंतीय पहाड़ियाँ बनी। ये बनी का मतलब इससे टूटकर अलग हो गई, जिससे आप आज के डेट में राजमहल की पहाड़ियाँ और ये राजमहल गारो गैप के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर गैप बना, लेकिन वास्तव में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यही हिस्सा था। लेकिन जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, ये हिस्सा यहाँ पर टकराया और टकराने के क्रम में कई नदियों के द्वारा यहाँ पर दबाव डाला गया और इसको काट दिया गया। तो ये भी आपको याद रखने की बात है कि हम प्रायद्वीपीय भारत में इसे भी कवर करेंगे। आप इस वीडियो में या आप इस मानचित्र में यह देख रहे हैं कि हमें प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। इसके उत्तर में आपको गंगा का मैदान दिखाई देगा, क्योंकि गंगा यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश और बिहार है, हमने उसको बनाया नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से गंगा का विशाल मैदान ही आपको दिखाई देगा। ये अगले पार्ट की वीडियो है। इस पार्ट में हम कुछ प्रमुख चोटियों पर चर्चा करेंगे, कुछ पर जो बीच में है हम दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को कृपया सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको डिजिटल बोर्ड भले न मिल पाए, लेकिन कंटेंट क्वालिटी के जरूर मिलेंगे, जो कि टारगेटेड क्वेश्चन है, जहाँ जो डायरेक्ट पूछे गए हैं परीक्षाओं में, हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा दिखाई दे रहा है। प्रायद्वीप क्यों है? क्योंकि ये समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगर आप इसको देखें तो ये कठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाएगा। तो इसके तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ ये जो भूमि है घुसी हुई दिखाई दे रही है समुद्र के अंदर, इसलिए यह प्रायद्वीप है, याद रखिएगा। यहाँ पर गिर और मांडव पहाड़ियाँ हैं, आपको ये भी याद रखना है। ये गिर पहाड़ी है और ये मांडव पहाड़ियाँ हैं। जैसे परीक्षाओं में डायरेक्टली यही प्रश्न पूछे जाते हैं, गिर पहाड़ी कहाँ पर है, किस राज्य में है। मांडव पहाड़ियाँ 4 पहाड़ी दे देगा, 4 राज्य दे देगा, मिलान करने के लिए दे देगा। तो शुरुआत हमारी यहीं से हो रही है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, ये सतपुड़ा है। इन सब पर हम चर्चा विस्तृत करेंगे बाद में। अभी हम इस पश्चिमी घाट पर्वत पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और पूर्वी घाट पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से कुछ नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे नर्मदा है और तापी है। तो तमाम ये नदियाँ अभी आगे आपको पढ़ना है। यहाँ से आपकी तापी निकलती है कुछ इस प्रकार से, इन दोनों के बीच से नर्मदा निकलती है, ठीक, यहाँ पर बहती है। तो ये आगे नदियों की जब वीडियो आएगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ हम पहाड़ियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कठियावाड़ प्रायद्वीप है। कठियावाड़ प्रायद्वीप पर यहाँ पर आपको गिर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और मांडव पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम आगे कुछ इस प्रकार से बढ़ रहे हैं और पश्चिमी घाट ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, जब भारतीय प्लेट का मूवमेंट आप देख रहे हैं तो ये भी आप समझ लें कि इसकी जो स्थिति, मतलब कि उच्चावच अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से है। यानी ये देखिए, यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट है,
पूर्वी घाट की ओर ढाल धीरे 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 कम हो रहा है और पश्चिमी घाट की ओर ढाल अचानक में कम हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर अचानक में कम हो जा रहा है, पूर्वी घाट में ढाल धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ आप जब ढाल यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा है तो यहाँ पर नदियों ने इस क्षेत्र को काटा है, क्योंकि नदियाँ अधिक इधर प्रवाहित हो रही हैं। पूर्वी घाट की ओर नदियाँ अधिक प्रवाहित हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैदान है ये पूरा का पूरा ढाल इधर की हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि नदी दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि ढाल अगर इधर है तो नदी इधर तो बहेगी नहीं। जैसे आपने अपने घर अगर कभी अपना घर बनवाया होगा, तो जब मिस्त्री काम करता है और लास्ट में जब टाइल्स वगैरह लगाते हैं या उसको घर को अपना आप फर्श करते हैं, तो वो पानी के माध्यम से पहले उसको चेक करते हैं, या आपने देखा होगा एक पाइप लगाकर वो चेक करते हैं ढाल, जिधर का पानी निकलता है वो उधर का ढाल रहता है। यानी कि पानी का बहने के दिशा जो है हमेशा नदी के या उस स्थिति के ढाल को बताता है कि वहाँ पर कैसी स्थिति है। जैसे मान लीजिए टाइल्स पर भी पानी गिरा कर चेक किया जा सकता है कि ढाल किधर है, या आप देखते होंगे कि नदियाँ अगर बह रही हैं तो ढाल किधर है, पानी जिधर जा रहा है उधर। तो यहाँ पर जिस ओर पानी अधिक जा रहा है उस ओर अपर्दन ज़्यादा हुआ है। यह जो आपको पूर्वी घाट दिखाई देता है ये कटा छटा हुआ दिखाई देता है। देखिए जगह जगह यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन आपको पश्चिमी घाट यहाँ पर सतत दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप शुरू करें यहाँ से तो लेकर यहाँ दक्षिण केरला तक पूरी की पूरी ये लगातार पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देती है। यही कारण है कि यहाँ पर बारिश भी अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि ये लगातार है और इन क्षेत्रों से टकरा कर बारिश होती है। हालांकि मानसून में हम उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसका तीक्ष्ण ढाल है, यानी कि ढाल बहुत देखिए तेज है। यानी कि आप अगर मुंबई से यहाँ पर इलाहाबाद से बैठ रहे हैं गाड़ी में, और इस गाड़ी में जब आप बैठेंगे तो आपको अगर कहीं जाना है उड़ीसा तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ढाल के लगभग बराबर में ही चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से जब आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ढाल के ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे। यानी कि अगर आप मिर्ज़ापुर से बैठ रहे हैं मुंबई जाने के लिए, तो जैसे ही आपकी गाड़ी की चढ़ाई हुई तो ऐसे ही विंध्य पर्वत शुरू हो जाएगा और आगे फिर धीरे 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 आप चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चढ़ रहे हैं और अंत में जाकर यहाँ पर इतना ज़्यादा आपकी ऊंचाई हो जाएगी कि फिर आप उतर नहीं पाएंगे। तो सर उतर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? तो उतर नहीं पाएंगे तो सरकार ने प्रकृति का उपयोग किया है। सर प्रकृति का उपयोग मतलब यहाँ पर दर्रे हैं, प्राकृतिक दर्रा, प्राकृतिक रास्ता। उन दर्रों के सहारे से ट्रेन आपकी उधर जाती है। जब आप इटारसी पार करेंगे, जब आप मुंबई पहुँचने वाले होते हैं उसके पहले ही आपको यहाँ पर थाल घाट दर्रा मिलता है। भोर घाट दर्रा यहाँ पर है, भोर घाट है ये आगे, और यहाँ पर थाल घाट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि दर्रे भी यहाँ पर हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जब आप पश्चिमी घाट पर्वत में जाएंगे तो यहाँ पर थाल घाट दर्रा है, जिससे होकर इलाहाबाद से आने वाली ट्रेन इस मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यानी कि मुंबई अगर आपको जाना है, जब आप पश्चिमी घाट को पर्वत को पार करेंगे तो ये आपको जो मैदानी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर उतरने के लिए थाल घाट दर्रे का प्रयोग किया जाता है। इधर आपका पुणे है, अगर मुंबई से आपको पुणे जाना है तो फिर इधर नीचे भोर घाट दर्रा भी है। ये दर्रों के माध्यम से, कहने का मतलब कि आपको इन्हें पार करने के लिए दर्रों की ज़रूरत पड़ जाएगी। हालांकि यहाँ पर दर्रे आपको दिखाई ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही मैदानी क्षेत्र जगह जगह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम पश्चिमी घाट में और आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट में आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सतमाला रेंज है, सतमाला रेंज है, आपको याद रखना होगा। और इसी सतमाला रेंज में सबसे यहाँ पर एक ऊंची चोटी है, ये कलसूबाई है, याद रखिएगा। कलसूबाई जिसकी ऊंचाई लगभग 1646 मीटर है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कलसूबाई कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, जो कि सतमाला श्रेणी का भाग है। आगे आपको यहाँ पर अजंता की श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं। आप इन्हें याद रखें कौन सी पर्वत श्रेणी है और कहाँ पर है। अजंता पर्वत श्रेणी है ये महाराष्ट्र में ही मानी जाएगी। ठीक है, आगे आपको यह गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, यहीं से आपकी तापी निकलती है आगे से, तो ये गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे ये जो आपको ये सब दिखाई दे, ये राजपीपला है, महादेव है और ये मैकाल है। तो ये आपको जो सतपुड़ा रेंज है उसकी श्रेणियाँ हैं राजपीपला, महादेव और ये मैकाल। राजपीपला, महादेव, मैकाल। ठीक है, मैकाल देखिए आप छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगी हुई है। आगे हम इसमें अब इधर आते हैं पश्चिमी घाट की ओर। तो पश्चिमी घाट की ओर धीरे धीरे हम नीचे जब आते हैं, यहाँ पर आपको महाबलेश्वर चोटी दिखाई दे रही है और यहीं से कृष्णा नदी निकलती है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको कुद्रेमुख चोटी याद रखनी है, जो कि कर्नाटक में है, 1892 मीटर है। ये पर्वत चोटियाँ आपको निश्चित ही आपको इनका क्रम भी उत्तर से दक्षिण याद रखना होगा। जैसे कलसूबाई, उसके बाद महाबलेश्वर, उसके बाद कुद्रेमुख, और फिर आगे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट
और पूर्वी घाट मिला हुआ दिखाई देगा, ये नीलगिरी पहाड़ी है। याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना होगा डोडा बेटा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2623 मीटर है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए एक प्लेस है जिसे आप कहते हैं ऊटक मंडल, ऊटी। ये भी याद रखिएगा, लोग अक्सर विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा जगह है घूमने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ऊटी है, ऊटक मंडल है, वह इसी नीलगिरी पहाड़ी पर है और यहीं पर सबसे यहाँ की ऊंची चोटी है नीलगिरी की, जिसे कहते हैं डोडा बेटा, 2623 मीटर है। और आगे हम और साउथ में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अन्नामलाई दिखाई दे रही है, अन्नामलाई रेंज दिखाई दे रही है, देखिए आपको दिखाई दे रही है। और इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो कि अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची पूरी की पूरी पश्चिमी घाट पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। और अनाईमुदी है कहाँ पर? ये केरला में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये कार्डामम हिल्स दिखाई दे रही हैं आपको। कार्डामम हिल्स को ऐसा नाम इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर कार्डामम का उत्पादन यानी कि इलायची का उत्पादन बहुत अधिक होता है यहाँ पर, तो इसके लिए यह प्रसिद्ध जगह है। याद रखिएगा आप यहाँ पर कार्डामम हिल्स। और यहाँ पर भी अगस्त्यमलाई एक पर्वत चोटी है जो कि आपको याद रखना होगा, जो कि केरला में है। तो इनका उत्तर से दक्षिण आपको क्रम याद रहे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यह देखिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको शुरुआत की जाए तो यहाँ पर कलसुबाई आप देखेंगे, ये कलसुबाई, फिर यहाँ पर महाबलेश्वर देखेंगे, फिर यहाँ पर आप कुद्रेमुख देखेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर डोडा बेटा देख रहे हैं जो कि आपका नीलगिरी पर है, और डोडा बेटा के बाद अनाईमुदी देख रहे हैं, अनाईमुदी के बाद आप अगस्त्यमलाई देख रहे हैं। आपको इनकी लोकेशन के साथ साथ इनकी हाइट भी पता होनी चाहिए कि कौन कितनी ऊंचाई है, कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। आपको ये बताया कि सबसे ऊंची जो है ये आपकी जो दिखाई दे रही है अनाईमुदी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है, ये भी आपको याद रखना होगा। अब हम इधर आते हैं, थोड़ा सा पूर्वी घाट की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको जावादी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इनके बारे में देखिए, यह कटी छटी हुई है, ठीक। इनकी एवरेज हाइट कम है, ये ज़्यादा इनकी हाइट है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप इसको समझे, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट कम है, ठीक। यहाँ पर जावादी पहाड़ियाँ आपको याद रखना है, और उसके बाद ये सेवाराय पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर आपको पंचमलाई पहाड़ियाँ याद रखना है। ये पंचमलाई हिल्स है और ये सिरुमलाई है। तो इनका क्रम आपको याद रखना है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। पंचमलाई है, तिरुमलाई है, जावादी है, सेवाराय है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये आंध्र प्रदेश में बढ़ रहे हैं, और ये आंध्र प्रदेश में आपको जो दिखाई दे रहा है ये पालकोंडा रेंज दिखाई दे रही है, ठीक है। पालकोंडा पहाड़ियाँ हैं और ये आपको नल्लामाला दिखाई दे रही हैं। तो पालकोंडा और नल्लामाला, यह देखिएगा पालकोंडा और नल्लामाला। ये देखिए यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर इन नदियों ने काटा, जैसे गोदावरी आ रही है, कृष्णा आ रही है, कावेरी है, ठीक। इन नदियों ने इस पर्वत श्रेणियों को जगह जगह से काट दिया। ये तो हम जानते हैं 2-3 नदियाँ, लेकिन ऐसी हजारों नदियाँ इधर बहती हैं छोटी छोटी, जिन्होंने लगातार इधर प्रदान किया। इधर आपको सिर्फ नर्मदा और तापी ही दिखाई देती हैं, और वो भी बहती क्यों है? क्योंकि वो भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि वो जिस जगह पर बहती हैं वो धंस गया ज़मीन के अंदर, अन्यथा ऐसा अगर नहीं होता तो वो भी शायद इधर ही बहती हैं। लेकिन ये चूँकि यहाँ पर ज़मीन धंसी हुई है इसलिए वो इधर बहती हैं। इन नदियों के अलग डायरेक्शन में बहती है, यानी कि ये पूर्वी घाट की ओर बहती है, ये नर्मदा और तापी पश्चिमी घाट की ओर बहती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये महेंद्रगिरी दिखाई दे रहा है। इसकी ऊंचाई 1501 है, और ये पूरे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी इसको मानी जा सकती है। ये महेंद्रगिरी जो पर्वत श्रृंखला है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ेंगे तो ये मलयगिरी है, ठीक है। यहाँ पर मलयगिरी पर्वत चोटी है, ये 1187 मीटर है। और आगे आप बढ़ेंगे तो ये राजमहल की पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये राजमहल पहाड़ियाँ और ये गारो, तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि नदियों ने, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी इधर है, इधर से आपकी तीस्ता है, समेत महत्वपूर्ण अन्य भी नदियां हैं, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं बराक वगैरह। तो हालांकि ये सब नदियां लगातार इस क्षेत्र बही हैं, पहले से ही बह रही हैं, और इन्होंने इसको काट दिया है। तो यहाँ पर एक गैप बन गया है। तो राजमहल और ये गारो, तो राजमहल गारो गैप, गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ यहाँ पर गारो खासी जयंतिया का क्रम याद रखेगा, जो कि मेघालय पठार का हिस्सा है। और ये पूरा का पूरा मेघालय पठार इधर प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये यहाँ पर सिर्फ फ्रैक्चर्स की वजह से यहाँ पर जमीन धसी है और ये अलग आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपने इस वीडियो में इतना ही। हम इसके सेकेंड पार्ट में बीच में जो पहाड़ियाँ हैं और जो ऊँची चोटियाँ हैं हम उनका अध्ययन कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।